राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 महीने के भीतर एक ही आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को पूरी तरह से चालू करने का निर्देश दिया है। तृणमूल कांग्रेस के असम प्रमुख अभिजीत मजूमदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सिद्धारमैया ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बीच अपने बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के लिए उप मुख्यमंत्री पद की मांग कांग्रेस हाईकमान से की है। संसदीय स्थायी समिति शुक्रवार को नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक और सीबीएसई पूर्व मूल्यांकन विवाद पर शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्रालयों तथा एनटीए, सीबीआई जैसे प्रमुख अधिकारियों की बात सुनेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मांजकोट क्षेत्र स्थित डोरीमल और गंभीर मुगला के घने वन क्षेत्रों में चल रहा आतंक विरोधी अभियान अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। पंजाब निकाय चुनाव में आपका झाड़ू चला, 200 वोट जीतकर विपक्ष को किया क्लीन स्वीप। सीबीएसई की नई ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार और बोर्ड से जवाब मांगा। राजधानी में हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक आधारित सार्वजनिक परिवहन को विस्तार देने की दिशा में दिल्ली सरकार ने नई पहल शुरू की है। राजधानी में पानी का संकट गहराता जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली जल बोर्ड ने गर्मियों से पहले बेहतर पानी सप्लाई और मजबूत व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में चिलचिलाती गर्मी से कल देर शाम अचानक मौसम के करवट लेने से हुई बारिश से काफी राहत मिल गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर गुजरात में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात से शुरू की गई विकास यात्रा आज पूरे देश में निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस दौरान गुजरात मॉडल को कश्मीर से कन्याकुमारी और गंगा सागर से सोमनाथ तक पहुंचाया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि देश भर में विकास और सुशासन के कारण आज भाजपा का विस्तार तेजी से हुआ है। उन्होंने सीमा सुरक्षा और घुसपैठ रोकने को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अमित शाह ने कहा कि देश में जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो 1 वर्ष में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। भाइयों बहनों, नरेंद्र भाई ने जो यात्रा, विकास की यात्रा गुजरात से शुरू की, आज 12 साल हो गए इनकी सरकार को। 12 साल में गुजरात के विकास के मॉडल को श्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और गंगा सागर से सोमनाथ तक फैलाने का काम किया है। और उसका परिणाम देखिए, आज देश के 80% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और अंत में अभी बंगाल का चुनाव था, वहां पर भी दीदी का सुपड़ा साफ। अब उत्तराखंड के गंगा सागर से लेकर गंगा सागर तक समग्र मां गंगा के पथ पर आज भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने चुनाव में कहा था, आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को
बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। और आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी, और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी। ये डेमोग्राफी चेंज कमीशन 1 साल में अपनी रिपोर्ट दे देगी और कृत्रिम डेमोग्राफी चेंज जो है उसको रोकने का हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता कर फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुरुआती 4 एजेंडे राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुड़े थे। वहीं 5वें एजेंडे के तहत पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के उपयोग के लिए 10 नए बीबी और हाइब्रिड वाहनों की खरीद हेतु 3,70,00,000 रुपए की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई। वहीं मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने अन्य प्रस्तावों की भी विस्तार में जानकारी साझा की। पहले 4 एजेंडा राजस्व में भूमि सुधार विभाग के थे। पहला एजेंडा था शेखपुरा में 27.48 डिसमिल गैर मजरूआ आम भूमि को 6,24,02,487 रुपये के भुगतान पर SIB भारत सरकार को हस्तांतरण की स्वीकृति के संबंध में थी, इसकी स्वीकृति दी गई। दूसरा ऐसा ही एजेंडा था गोपालगंज जिला अंतर्गत गोपालगंज सदर अंचल में IB कार्यालय एवं आवासीय परिसर के निर्माण हेतु कुल 30 डिसमिल गैर मजरूआ मालिक भूमि के 67,50,000 रुपये के भुगतान पर गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का तीसरा एजेंडा था, जिसमें बेगूसराय जिला अंतर्गत अंचल खोदावंतपुर में कुल 21 एकड़ गैर मजरूआ खास पड़ती कदीम भूमि पर उपकारा के निर्माण हेतु गृह विभाग बिहार पटना को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। चौथा एजेंडा भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का था, जिसमें बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली
2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें अर्बन इलाके में कैसे सर्वे किया जाना है इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। 5वां एजेंडा विधि विभाग का था, जिसके अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय पटना के माननीय न्यायाधीशगण के उपयोग के लिए 10 नए ईवी अथवा हाइब्रिड वाहनों के क्रय के लिए 3,70,00,000 रुपये के अग्रिम की स्वीकृति दी गई राज्य आकस्मिकता निधि से। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पूर्णिया, भागलपुर एवं गया न्याय मंडल में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दायर वादों के विचारण के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के कुल 3 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत मधुबनी सदर न्याय मंडल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का 1 तथा दरभंगा न्याय मंडल के अधीन बेनीपुर अनुमंडलीय न्याय मंडल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का 1 कुल 2 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो तथा बिहार स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इन दोनों के संकल्प में श्रम संसाधन विभाग का जो रेफरेंस आया था, उसकी जगह पर युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई, क्योंकि अब यह नया विभाग बन गया है। अगला एजेंडा भी युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का था। इसके अंतर्गत युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार पटना के विशेष नियोजन निदेशालय के 6 नए प्रशाखाओं के लिए कुल 57 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का था, जो 10वां एजेंडा था। उसके अंतर्गत पूर्व से सृजित छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय के 6 नए प्रशाखाओं के लिए पूर्व से स्वीकृत 7 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए 55 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। लघु जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत लघु जल संसाधन विभाग भूगर्भ शास्त्री संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने किसानों और ग्रामीण भारत के उत्थान में चौधरी चरण सिंह के योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के सच्चे मसीहा थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन कृषि सुधारों, ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया। उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ था और वे स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कृषि और राजस्व सुधारों को नई दिशा देने का श्रेय चौधरी चरण सिंह को जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी स्मृतियों को सहेजने और किसानों के हितों में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। भारत माता के महान सपूत, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर चौधरी साहब के स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ वे जुड़े थे। देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में तमाम प्रकार के रिफॉर्म करने का श्रेय
चौधरी साहब को जाता है। वे देश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है और इसलिए विकास के एजेंडे में किसान होना चाहिए। किसान सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। उन्हें ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं तैयार होनी चाहिए। चौधरी साहब के देश के हित में किए जाने वाले कार्यों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार चौधरी साहब की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है। किसानों के हित से जुड़े हुए वे तमाम कार्यक्रम, जिनमें लखनऊ में चौधरी चरण सिंह सीड पार्क का निर्माण भी महत्वपूर्ण है। चौधरी साहब देश के एक प्रमुख राजनेता तो थे ही, किसानों के मसीहा के साथ ही उन्होंने देश और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 29 मई 1987 को उनका देहावसान हुआ। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से चौधरी साहब की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्तिनगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जनहितकारी पहलों और विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला की धरती से समृद्ध हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा के संकल्प को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि लगभग 100 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य संबंधी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हरियाणा के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश 12 वर्षों की जनसेवा यात्रा पूरी कर रहा है और इस दौरान भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है। साथियों, आज मेरे लिए गर्व की बात है कि पंचकुला की इस पावन धरती, जो माँ मनसा की ये पवित्र भूमि है, माँ चंडी की ये पवित्र भूमि है, इस पवित्र भूमि से समृद्ध हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा और समृद्ध हरियाणा के हमारे संकल्प को आज एक नई ताकत मिल रही है। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर विस्तार करते हुए आज 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आज उद्घाटन हरियाणा वासियों के बेहतर स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में एक बड़ा कदम आज उठाया है। इसके लिए मैं हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई
देता हूं। साथियों, आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो उनके नेतृत्व में गौरवशाली भारत को लगातार गति से आगे बढ़ाने का, तेज गति से आगे बढ़ाने के 12 वर्षों की जन सेवा यात्रा का आज गौरवपूर्ण उत्सव भी हम सब मना रहे हैं। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 12 वर्षों में देश की दुनिया भर में एक नई पहचान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। हमें ध्यान में है कि जब आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका जो विजन, जो उनकी नीति और जो मोदी जी की नीयत, साथियों, गुजरात का नाम पूरे देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर लिया जाता था। और इन 12 वर्षों के अंदर अगर हम देखते हैं, आज दुनिया में भारत का सम्मान साथियों बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। ये मोदी जी की ये 12 वर्षों की केंद्र सरकार की हमारी जन सेवा की यात्रा उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। साथियों, इन 12 वर्षों में हमने देखा भी है कि भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है वह साथियों अभूतपूर्व है। कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, यह हमारा एक विचार है। साथियों, यह यदि व्यक्ति स्वस्थ होता है तो परिवार खुशहाल होता है। और अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, उसका भी शुभारंभ किया था। और इससे साथियों समाज मजबूत होता है। मैं गांव के अंदर जब जाकर के चर्चा करता हूं कि आयुष्मान योजना, चिरायु योजना का किसने लाभ उठाया है, मेरे ख्याल से अगर किसी गांव के अंदर हम जाते हैं 10-20 लोग हाथ खड़ा करते हैं और उनकी जो कहानी होती है वो इस प्रकार की बात बयां करते हैं कि मैंने स्टंट डलवाया है, मेरा कोई पैसा नहीं लगा, अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो शायद मैं ये स्टंट नहीं डलवा पाता। साथियों, मैं आज स्वास्थ्य, जानते भी हैं हम सब कि स्वास्थ्य ही साथियों सबसे बड़ा व्यक्ति का धन होता है। कि जो व्यक्ति अगर स्वस्थ है, अगर वो कुछ दवाई नहीं ले रहा तो साथियों उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और जिस राष्ट्र के नागरिक स्वस्थ होते हैं साथियों, वही राष्ट्र विश्व में सबसे मजबूत बनता है। इस बात को भी हमने ध्यान करना है। और इसी विश्वास और संकल्प के साथ मैं आज इन सभी स्वास्थ्य परियोजनाओं को हरियाणा की जनता को समर्पित करते हुए मुझे पूरा ये गर्व भी हो रहा है और मुझे साथियों पूरा विश्वास है कि ये परियोजनाएं लाखों परिवारों के जीवन में एक नई आशा और नया विश्वास, साथियों नई ऊर्जा लेकर के आएंगी। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक सदन में त्रैमासिक पत्रिका विधान चेतना के प्रवेशांक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने 1924 से 1930 के दौरान केंद्रीय विधानसभा की कार्यवाही से जुड़े 79 ऐतिहासिक खंडों का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि यह भवन भारतीय लोकतंत्र, आजादी के संघर्ष और प्रतिनिधित्व के अधिकार की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इसी केंद्रीय विधान परिषद भवन से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और स्वतंत्रता आंदोलनों को नई दिशा मिली थी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इन ऐतिहासिक कार्यवाहियों को फिर से जीवंत करना लोकतांत्रिक मूल्यों को सहेजने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने बताया कि ये 79 खंड भारतीय लोकतंत्र की नींव और उस दौर के विधायी इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ अभिलेख हैं। आज इस लोकतंत्र की विरासत और लोकतंत्र की विरासत के साथ इस केंद्रीय विधानसभा के उस समय के कक्ष
जो आज भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के संघर्ष के लिए आजादी की प्रक्रिया के लिए प्रतिनिधित्व अधिकार के लिए जिस भवन से हमने संघर्ष की शुरुआत की, उस समय के सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय विधान परिषद के इस गरिमा में भवन जो आज दिल्ली विधानसभा का गरिमा में स्थान है, वहाँ से हम उन स्मृतियों को जीवंत कर रहे हैं, यहाँ की उन कार्रवाइयों को जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत की, जहाँ बैठकर हमारे महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने का शंखवाद किया, और जिस कक्ष ने समय समय पर देश के अंदर लाए गए कानूनों के बारे में तर्क तथ्यात्मक संवाद चर्चा के माध्यम से उस समय होने वाले जुल्म अत्याचार के कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस सभी जीवंत दस्तावेजों को आज इस विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विजेंद्र गुप्ता जी ने उनका सबका संकलन कर 1924 से लेकर 1930 तक की उन कार्रवाइयों को 79 खंडों के अंदर देश की आने वाली पीढ़ी देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाएं किस तरीके से उस शासन के समय भी, जब देश में अंग्रेजों का शासन था, संसद और विधानसभा की गरिमा रहती थी। और मैं आदरपूर्ण स्मरण करना चाहता हूं केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विट्ठल भाई पटेल जी को, जिन्होंने सदन की गरिमा, उसकी निष्पक्षता, स्पीकर ऑफिस की मर्यादा को बनाए रखने के लिए समय समय पर उस समय के शासन को भी संदेश देने का काम किया। मैं पुनः दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, संसदीय कार्य मंत्री जी को, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष जी को, और आज इस कार्यक्रम में आए हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी को, सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, पूर्व राज्यपाल महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, सभी गणमान्य अतिथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की गरिमा भी बढ़ाई। और हमारा लोकतंत्र में विश्वास है, हमारी विरासत, हमारा इतिहास हमारी ताकत भी है और हमारे लिए मार्गदर्शन भी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।